अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, न्यूजीलैंड सीरीज़ जारी हैं। पाकिस्तान पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि किसी तरह से भी जीत अपने नाम करे और वर्ल्ड कप की तैयारियां जो है वो अच्छे तरीके से करें। लेकिन जिस तरह से तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं, मुश्किलात सामने आती जा रही हैं। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जबकि कोई बहुत बड़े नामवर प्लेयर्स उनके इस बार शामिल नहीं हैं। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। एक तरफ IPL जारी है और IPL में भी खासी तब्दीलियां आ रही हैं। मुंबई इंडियंस जो हैं वो एक मैच अपना फिल वक्त जो उनका था RR के साथ, वो नाज़रीन हार चुके हैं। लेकिन देखना यह है कि आगे क्या परफॉर्मेंस होती है, धोनी का क्या फ्यूचर है, क्या ये सीज़न उनका आखिरी होता है इस टूर्नामेंट के बाद, क्या वो दोबारा खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। सबसे पहले आपसे थोड़े से स्टैट्स शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने सामने है। तो मार्क चैपमैन की बात करते हुए आपको बताऊँगी कि नाज़रीन तीसरे ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स पाकिस्तान के खिलाफ किए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो केन विलियमसन ने 667 और मार्टिन गप्टिल ने तकरीबन 526 रन्स पाकिस्तान के खिलाफ किए थे। पाकिस्तान के खिलाफ चैपमैन की बैटिंग की जो स्पीड है वो 52.10 है और ये वाहिद ऐसे प्लेयर है जिनकी पाकिस्तान के खिलाफ जो एवरेज है वो 50 से ज़्यादा है, वरना तकरीबन आप देखें तो इससे कम ही रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नाज़रीन चैपमैन के पास अभी जो T20I में जो एक उनका जो एक सेट हुआ है टारगेट, यानी उन्होंने जिस तरह से अपनी एवरेज बिल्ड की है, उन्होंने जिस तरह से स्कोर किया है, ये जो उनकी एवरेज है ये उनका एक थर्ड ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपने नाम एक बिल्कुल डिफरेंट सी एक इनफरादी जो है वो अपने नाम उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नाज़रीन इश सोदी जो है वो पाकिस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ थर्ड ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं। इसके अलावा नाज़रीन अगर बात की जाए कल के मैच की, यानी IPL राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने थे। राजस्थान ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ तकरीबन 14 मैचेस जीते थे, जिसमें से आप उन्हें 15 कह सकते हैं, और मुंबई इंडियंस ने तकरीबन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीते हैं। नाज़रीन अब बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं और अपने व्यूअर्स के साथ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे फॉर्मर क्रिकेटर एंड द बेस्ट प्लेयर आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब नाज़रीन आपकी मुलाकात करवाएंगे आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत खुश नजर आ रहे हैं आज माशाल्लाह से। मैं तो ऑलवेज खुश रहता हूँ। हाफिज साहब भी खुशी रहते हैं वैसे तो। ये बिल्कुल रहते हैं, तभी तो स्मार्ट है वो। माशाल्लाह। तो इसका मतलब आप खुश नहीं रहते? नहीं, ये खुश रहकर सेहतमंद है। मैं खुश रहकर, हर कोई अपने अपने अंदाज में उसका फायदा उठाता है। अलग अलग जो है वो उसका फायदा जा रहा है, मतलब असर पड़ रहा है। मतलब खुश रहने के मुख्तलिफ फायदे हैं, आप ये कह सकती हैं। मुख्तलिफ बिल्कुल उसके बहुत सारे तरीकों से असरअंदाज होता है। बिल्कुल मुख्तलिफ जिस्मों पर, मुख्तलिफ ज़हनों पर, मुख्तलिफ सोचों पर, मुख्तलिफ इंसानों पर उसके मुख्तलिफ असरात मरतब होते हैं। क्या बात है, इतनी सख्त किस्म की उर्दू बोल दी हाफिज साहब ने कि मुझे सवाल करना भूल गया है बगला। खैर मैं पूछना ये चाह रही थी, हाफिज साहब आप भी देख रहे होंगे कि खबर जो है वो बड़ी रिवॉल्व कर रही है। जिस तरह से वो हमारी रिवॉल्विंग पॉलिसी आई है ना, उसी तरह से ये खबर भी रिवॉल्व कर रही है कि नाजिश जहांगीर एक मॉडल हैं और उन्होंने कल जिस तरह वो इंस्टाग्राम पे पुट करते हैं अपना एक सोशल मीडिया पे डालते हैं कि आस्क मी क्वेश्चन और समथिंग, कुछ इस तरह से उन्होंने सवालों का सिलसिला शुरू किया। व्यूअर्स ने उनको रिप्लाई किया, उन्होंने कहा जी सवाल जवाब जारी रहे। फिर किसी ने पूछ लिया कि बाबर आजम अगर आपको शादी का कहें तो आपका क्या जवाब होगा, और यकीनन जिसने पूछा होगा उसका यही माइंडसेट होगा कि आगे से हाँ का जवाब आएगा। लेकिन नाजिश साहिबा ने बोल दिया कि नहीं, मैं बाबर से शादी नहीं करूँगी। भाई उनका माइंडसेट होगा शायद, हाफिज साहब कहते होंगे खेलते अच्छे हैं, ज़रूरी थोड़ी हस्बैंड भी अच्छे हों। उन्होंने अपने हिसाब किताब से जवाब दे दिया। अब उसका रिएक्शन क्या होता है कि जो अवाम है हमारी वो इस तरह से उनके खिलाफ हो जाती है, इस तरह से तनकीद करती है कि नाजिश साहिबा को अपना इंस्टाग्राम ही बंद कर देना पड़ता है। यानी कि उन्होंने उसको प्राइवेट कर दिया कि भाई कोई गैर शख्स मुझसे बात करे ही ना। हाफिज साहब इतनी ज़्यादा शिद्दत हमारे जो अवाम है हमारी, ये स्टेडियम्स में जाती है तो ये तब इतना बोलते हैं, इस तरह से ये लोग इजहार करते हैं अपनी किसी भी रंजिश का, किसी चीज़ का, कि सामने वाला शख्स जो है वो परेशान हो जाता है। अब ये उनकी ज़ाती राय है, आपको लगता है कि क्या इस तरह से अवाम को रिएक्ट करना चाहिए था? आपका क्या सवाल है, आप ये बताएंगे। मेरा सवाल ये है कि एक मॉडल ने बाबर आजम से शादी करने से इनकार किया, क्योंकि बाबर को पता ही नहीं है। बाबर आजम ने उनको पेशकश की थी? नहीं, बाबर ने तो नहीं किया भाई। अगर नहीं किया तो उस इनकार की क्या उसकी हैसियत क्या है? मतलब ये तो ऐसे ही है ना कि पाकिस्तान में लोगों के पास चूंकि बहुत वक्त है और जिन लोगों का ये मानना है ना कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है, हाँ। उनको ज़रा प्लैंक पे भेज देना चाहिए। उनसे क्या ज़रा प्लैंक करें, फिर उसके बाद बताएं कि वक्त गुजरता है या नहीं, तेज़ी से गुजरता है या नहीं गुजरता। तो लोगों के पास बहुत वक्त है कि वो लोग बैठे रहते हैं और बातें करते रहते हैं। और ये जो मोहतरमा जिनका आपने जिक्र किया है
पहली बात यह है कि जब आपने कोई भी चीज़ बयान कर दी है किसी एक ऐसे, देखें बाबर आजम पाकिस्तान ही दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है। वो पाकिस्तान की पहचान है बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट के मैदान में, और उनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन होता है और वो पाकिस्तान की वजह से पहचाने जाते हैं दुनिया में। तो अगर तो उनको पेशकश की बाबर ने तो फिर तो उसका जवाब इनकार में बनता है या इकरार में बनता है, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जब आपको पेशकश ही नहीं हुई है तो आप ये कह दें जी मैंने नहीं करनी है, तो फिर उसके बाद लोग जज्बाती हैं ना, लोगों को ये लगा। और अब देखें बाबर इस सारे केस में दूर दूर तक कहीं नहीं है, लेकिन उनके फैंस ने पूछा है ना, उनको अच्छा लग रहा होगा ना कि दोनों साथ साथ खड़े हो, उन्होंने पूछ लिया। वो देखिए फैंस की क्या है, मतलब ये सूरज चांद सितारे, ये दुनिया में जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ चलती हैं, ये जितने काम होते हैं ये फैंस की वजह से। क्या फैंस फैंस फैंस, ये अजीब सा एक नया तमाशा आजकल के दौर में शुरू हो पड़ा है। फैंस फैंस, ये फैंस इंगेजमेंट, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वीडियो रोज़ाना एक जारी कर देते हैं, जैसे वो चाय की जारी कर दिया फैन इंगेजमेंट के लिए। देखें बुनियादी तौर पर जो चीज़ है, जब आप ओपन करते हैं चीज़ों को अपने ऊपर, खोल देते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, तो लोग आपसे हर किस्म की चीज़ पूछते हैं, आपको जवाब देना पड़ता है। तो आपको जवाब देने का सलीका आना चाहिए, ठीक है। जब अगर किसी ने ये पूछा जी कि बाबर ने आपको करना जो आपने कहा है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसका जवाब इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में दिया जा, ये भी पूछ सकते हैं क्या उसने पेशकश भी की है या नहीं की है। जब उसने कहा ही नहीं है तो जवाब इनकार में कैसे आ सकता है, ठीक है। नहीं लेकिन हाफिज साहब चले, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने एक इमेजिनेशन में आई, तो फिर भुगतें। तो इतनी तनकीद का क्या मतलब बनता तो है? ये लोग किसी के पाबंद हैं, किसी से पूछ के उसकी तारीफ और तनकीद करें। सोशल मीडिया क्या है, यही है। मतलब मेरे पास मोबाइल है, मैं उठा के अभी उठाऊं, मेरे घर में अगर मेरी किसी के साथ नाराज़गी है, मैं वहाँ पर कुछ नहीं कह सकता, मैं बाहर आके लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दूं। मतलब ये डिजिटल है ना, आपने लोगों को अलाउ किया कि वो आपके ऊपर तनकीद करें या तारीफ करें। मतलब लोगों की अपनी मर्जी है ना, मतलब लोग उन खातून से मौसूफ जो हैं खातून है, उनसे ये पूछें कि नाजिश जहांगीर साहबा कि क्या मैं मैडम आपकी तारीफ़ कर दूं या आप पर तनकीद कर दूं, तो ये तो नहीं होता ना। जो पढ़ेगा उसका जैसे दिल करेगा वो बोलेगा, और लोगों के पास इतना खैर से वक्त है, वो ये तो सोचते ही नहीं है कि इसके पस मंज़र में क्या है, किसी ने कहा है या नहीं कहा है। कोई ये कहता है, आप कितनी मरतबा लेकर आती हैं ये खबर है, मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैडम इसका लिंक पढ़ें, रेलेवेंसी इसका पूरे का पूरा आप निकालें, वो जो थ्रेड है, सोर्स क्या है, बिल्कुल ठीक है, इसको आप सारी चीज़ों को देखें, उसके बाद हम इसके ऊपर लेके जाएंगे। ऐसा होता है या नहीं होता? लेकिन हर कोई शख्स तो ऐसे नहीं करता ना। वो तो जिसके सामने मतलब एक आई, वो एक बनता है आजकल, क्या उसको कहते हैं, बैनर बनता है एक, वो पोस्ट होता है, वो पता नहीं बंदे ने कहा है नहीं कहा है, किस अंदाज में कहा है, किस तरीके से कहा है, लोग उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बाबर के जो फैंस हैं वो उससे पसंद करते हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया है, लेकिन ये कोई इतना मुनासिब तरीका है भी नहीं है, ठीक है ना। आप प्राइवेट करें या आप उसको सरकारी करें अकाउंट को, जो उससे आपको मतलब है कि हासिल होना था वो तो हो चुका है ना। तो ये तो एक गैर, और मैं वैसे भी आपको एक बात बताऊं, ये जो ज़ाती ज़िंदगी होती है ना, इनको पब्लिक के ऊपर नहीं लाना चाहिए। हर किसी की अपनी सोच है, कोई किसी से शादी करना चाहता है, कोई किसी के साथ शादी नहीं करना चाहता, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को नापसंद करता है, ठीक है। कोई किसी के बारे में अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है। आपको बात करनी चाहिए तामीरी, कोई कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू होनी चाहिए जिससे कौम का, मुल्क का, नौजवानों का फ़ायदा हो। वो करनी है करें, नहीं करनी ना करें। तो बाबर ने जहाँ करनी है उसने आपसे पूछ के करनी है। हो सकता है वो कहे मैं आपके पूरे ख़ानदान में किसी से नहीं करना चाहता। हाफिज साहब अब देखें ना, अगर वो इसका जवाब देती कि हाँ बिल्कुल, तो भी गलत था। वो देखें फिर अकाउंट क्यों कर दिया है प्राइवेट। बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज़ें, इनके ऊपर इतना ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहिए। आपको लगता है कि बाबर के साथ कुछ ज़्यादा, क्या उसका नाम है, उन्होंने पर्सनल हो जाते हैं लोग। ठीक है यार, अब भुगते हैं हम, लोगों की बातें सुने, फिर हमने तो नहीं कहा था। चलिए जी, वैसे ऐसे सवाल को इग्नोर भी किया जा सकता है या इस पर बड़ा थोड़ा सा ऐसा जवाब भी दिया जा सकता है जिस हाफिज साहब ने कहा है कि भाई वो खुद मेरा जवाब देना एक फ़न है, सवाल का जवाब एक फ़न है। वेल सेड। अगर आपको नहीं आता होगा, आप अच्छे भले सवाल का सत्यानाश कर देंगे, ठीक है। जुबान से निकला लफ्ज़, कमान से निकला तीर, और अगर आपका पेट बढ़ जाए, ठीक है, तोंद आपकी निकल है, जैसे बहुत बड़े जो लोग हैं उनकी नज़र आती हैं, वो कहते हैं यार ये बेल्ट में आ नहीं रहा, तो ये सारी चीज़ें फिर वापस नहीं आती। आप अपने लफ्ज़ों के कैदी होते हैं। कमीज से निकला पेट, हाँ जी, और कमान से निकला तीर, जुबान से निकला तीर, जुबान से निकला लफ्ज़, ये वापस नहीं आती। मीरा अब दोबारा से को
नहीं मैं आगे सवालों की बड़ी लंबी फहरिस्त है बिल्कुल सही है। अच्छा आमिर साहब आपसे जानना चाहूंगी, आप देख रहे हैं वैसे डेविड बून, राणा टुंगा बड़े सेहतमंद थे लेकिन वो कामयाब थे। चलिए जी, इस तरह तो हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं माशाल्लाह से। आमिर साहब आपसे जानना चाहूँगी कि बाबर और रिजवान इसके अंदर एक क्लैश सा नज़र आ रहा है फ़िलहाल कि रिजवान चाह रहे हैं कि वो अपने नंबर पर खेलें, लेकिन कहीं से एक आवाज़ आ रही है उड़ती हुई कि नहीं रिजवान का नंबर बदलना चाहिए। कल हम इस हवाले से काफ़ी बात कर रहे थे, मतलब रिजवान का भी मानना है कि वो नंबर 4 पर नहीं खेलना चाह रहे हैं। कल हम इस हवाले से काफ़ी हमने लंबी बात की है। आपसे जानना चाहूँगी कि बाबर और रिजवान क्या T20 के खिलाड़ी हैं? देखिए मेरा कल हाफिज साहब ने बड़ी अच्छी बातें की थी इसी लिहाज से कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए क्योंकि हमने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उससे हम नीचे ही गए और हमने नुकसान ही उठाया और भी स्टिल ये 5-10 दिनों में हम नुकसान ही उठा रहे हैं। मगर मैं हाफिज साहब की बात को, आपकी बात को हमें लेके चलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। काइंडली प्लीज़ आप वही पैटर्न जो मैं कल कह रहा था, हमें अपना पाकिस्तानी जो है ना कल्चर, जो हमारा जो स्टाइल है, जो आप पास में रिकॉर्ड करते आ रहे हैं। बाबर और रिजवान ने इंडिया को, मैं याद होगा 154 दोनों आउट रन करके, आउट कोई नहीं हुआ था। उनका पार्टनरशिप का जो एक स्टाइल है, एक आमंगी होती है, रनिंग बिटवीन द विकेट होती है, जब खड़े दो सीनियर हैं उनके बन चुका है, इनका एक मोटो होता है, बन चुका है। मैं भी, अगर मुझसे आपने सवाल किया, मैं भी एग्री करता हूं कि आप दोनों को ओपन करने दें, कोई मसला नहीं है। आपका रन ऑन बोर्ड चाहिए ना। 6 ओवर में आपको 40, 50, 60 तो हर कोई बनाता है और 10 ओवर में आप दे रहे हैं 110, 5 पे चले जाते हैं। मगर जब इनमें से कोई आउट होता है फिर आप देखना कि हमारा 200 तक जा रहा है। जैसे आजकल की जो आप बात रोज करती हैं आईपीएल की मॉडर्न क्रिकेट, वहां तो 200 मजाक ही हो गया ना। जी मॉडर्न तो रही नहीं है। मैं अपने पाकिस्तान को ही मैं कहूंगा जी, मैं मॉडर्न शॉर्डर्न मैं नहीं मानता। मैं अपने पाकिस्तान टच को कहता हूं कि हमें कोई इतराज नहीं, हमें कोई बुरा नहीं मनाना चाहिए। जितने टेस्ट क्रिकेटर है, बाबर और रिजवान को जाने दें, साइम अयूब को ले नीचे। बिल्कुल सही आमिर साहब, आपकी बात के साथ साथ बिल्कुल हमें एक कॉलर आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं तैयब बोल रहा हूँ लाहौर से। जी तैयब फरमाइए। मेरा ये सवाल है कि टीम में नए टैलेंट के लिए खिलाड़ियों की सिलेक्शन से बीएसएल पर ही क्यों उम्मीद होकर आ गई है? हाफिज साहब। तैयब साहब आपका जवाब देते हैं, लेकिन जैसे अभी कह रहे हैं ना, आपने बात कर रहे हैं बाबर आजम के बैटिंग ऑर्डर के हवाले से। देखें, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या कप्तान, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बनाया है, जिनका नाम बाबर आजम है, क्या वो इस हक में हैं कि नंबर 4 पर जाना चाहिए रिजवान को या नहीं जाना चाहिए? मैं आपको उसकी सूरत हाल बताता हूँ। जब बाबर आजम हैं या नहीं, इस हक में हैं या नहीं, पहली बात ये है कि वो चाहते हैं रिजवान नंबर 4 पर जाएं या ना जाएं। अच्छा, जराये के मुताबिक बाबर आजम नहीं चाहते। ठीक है जी, बाबर आजम नहीं चाहते हैं। सबसे अहम दूसरी बात इसमें यह है, कप्तान जो इस वक्त कप्तान है ना, उनको भी नजर आ रहा है कि अगर रिजवान को अपना नंबर से हटा दिया गया ना, उसके बाद अगला निशाना कौन होगा? अगला निशाना बाबर आजम होंगे। उसके बाद उन्हें कहा जाएगा जी वो अब आप भी नंबर अपना छोड़ें, आपकी जगह पर भी किसी और को। माजरत का न्यूजीलैंड में बाबर कितने नंबर पे आता था ये बताया ना पहले? वनडे आ रहा था ना, तो आ रहा था ना, तो क्या हुआ? ठीक है, इसलिए देखें इस वक्त में जब हम वर्ल्ड कप से 4 या हफ्तों की दूरी पर है, 29 से मेरा ख्याल शुरू हो जाना है। जी 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 बिल्कुल। 29 आपने 2 जून से चले जाना है। 2 जून से मेरा ख्याल 2 जून से शुरू होना है। ठीक है, 2 जून से शुरू होना है और आपका वक्त कोई बाकी नहीं बचा, मतलब आप 20-25 दिन है आपके पास। ठीक है, और इससे पहले आपने ट्रैवल कर जाना है। जी हाँ। कौन अक्लमंद होगा जो ये कहेगा कि इस वक्त में जब टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों में बिल्कुल मसरूफ है और तैयारियां भी बराए नाम है, आप अपने टॉप प्लेयर्स को ज़हनी तौर पर मुतासर करें। ये जो नंबर 4 पर उनको खिलाना चाह रहे हैं रिजवान को, मसला क्या है कि वो बाद के ओवर्स में स्ट्राइक रेट उस अंदाज से नहीं कर पाते हैं जिसकी जरूरत होती है। तो जब वो नंबर 4 पर आएंगे, सर्कल भी नहीं होगा, आते साथ बड़े शॉट्स खेलना पड़ेंगे। इसकी क्या जमानत है कि वो बड़े शॉट्स खेल पाएंगे? मतलब आप उस्मान खान या फखर जमान उनको ऊपर लाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ये करने की जरूरत है, या फिर आप उनको सिलेक्ट ना करें T20 क्रिकेट में। और आप ये देख लें कि बाबर और रिजवान को अगर आप T20 क्रिकेट में सिलेक्ट नहीं करेंगे और अगर पाकिस्तान हारेगा तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आएगा। ठीक है, इस वर्ल्ड कप में मैं फिर ये कहता हूँ 2 चीजें हैं, बाबर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और अगर वो एक मरतबा इसके ऊपर मान जाते हैं तो फिर उनको पता है कि अगला निशाना मैं ही हूँ, मैं नहीं जाना है। क्योंकि ये डिबेट यही है कि ये नंबर ये पाकिस्तान की T20 टीम में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या ये सर्कल को खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं। इसलिए
मौजूदा हालात में आपके पास, अल्लाह करे कि ये टीम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाए, ये वहाँ पर जीत जाए, हाँ। ठीक है, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आपके पास ये वक्त होगा कि आप इस बारे में फैसला कर सकें कि हमने आगे कैसे जाना है। और आप ये भी जहन में रखें कि अभी पाकिस्तान के पास ये कोई इतनी ज़्यादा प्लेयर्स की तादाद नहीं है कि आप ये कहें कि हमारे पास यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, बसें भरी हुई हैं खिलाड़ियों की, और वो काम ही नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिलहाल तो मेरे ख्याल से रिजवान भी अगले मैचेस में नहीं है, अनफिट है ना, अनफिट है, अनफिट है, हसीब आ गया, अनफिट है। बेहतर यही होता, और बेहतर दुआ हुआ ये भी फिट हो, ये भी बात है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारे पास अगले कई मैचेस है। ये जो टीम मैनेजमेंट है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ मीरब, इन सब लोगों के नाम, चेहरे, काम, बयान याद रखें। बिल्कुल सही, ठीक है, ये घूम घूम के जो लोग आते हैं ना पाकिस्तान में मुख्तलिफ ओहदों पर, इन सब के नाम, काम, बयान, इक़दामात याद रखें, और इनसे इन्हीं के काम, इन्हीं के इक़दामात, इन्हीं के बयानात और इन्हीं के फ़ैसलों के बारे में सवाल करें। ये जब ओहदे पर हों, जब ये ना हों, हाँ। क्योंकि ये मीठा मीठा खाने के हिसाब में ना हमने अपने मुल्क की खेलों का सत्यानाश और बेड़ागर्क कर लिया है। ये जो हम गुज़िश्ता कई माह से यहाँ पर चीख चिल्ला रहे हैं ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो रही है, ये कोई हमें ज़ाती तौर पर उसकी, इसलिए ये को हमारा बराह रास्त तो नहीं है ना कि हम वहाँ पर लगे हुए हैं या हमें कोई ऐसी चीज़ आ रही है। देखें, ये इस मुल्क की पहचान है बैनुल-अक़वामी सतह पर। बिल्कुल सही। आज हॉकी अगर कहीं नहीं है तो पाकिस्तान दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। और अगर पाकिस्तान की क्रिकेट कहीं नहीं होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया में पाकिस्तान कहीं नहीं होगा। कहीं नहीं होगा, ये बिल्कुल तकलीफ ऐसे ही है, पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे ऐसे जाने ही है। की ये है। क्रिकेट ही है ये जो जो दूसरे लोगों ममालिक ने के साथ बरसों जोड़ती से, दहाइयों से पाकिस्तान से करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए ना इस क्रिकेट के नाम पे, उनको ख्याल करना चाहिए इस मुल्क का। हाँ बिल्कुल सही। ये नहीं होना चाहिए कि अगर मीरब ने गलत फैसले किए हैं तो मैं उसके बाद भी मीरब को कहूं नहीं नहीं बहुत अच्छा, तुमने ठीक किया है। बिल्कुल सही। आपको फैसला करना पड़ता है कि कौन ठीक है कौन गलत है, किसने दुरुस्त काम किया है किसने दुरुस्त काम नहीं किया है। ये नहीं हो सकता कि आप एक ही जगह पर एक अच्छा काम करने वाले और एक तबाही करने वाले को खड़ा कर दें, उनके दोनों ही एक जैसे हैं। ये नहीं हो सकता। आपको फैसला करना पड़ता है, बिल्कुल दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है। बिल्कुल सही, चूज करना। ये नहीं है कि आप खुद जो है वो आप बिजनेस क्लास में सफर करें, आप सब कुछ क्रिकेट से ले बैठे हों और जब नई नस्ल की बारी आ रही है तो आप सत्यानाश कर दें, उनको कुछ दे के ना जाएं। इन सब से पूछा जाएगा कि जब 90 की दहाई वाले बहुत बातें करते हैं ना, 2000 वाली दहाई वाले बहुत बातें करते हैं, इनको एक बना बनाया काम मिला था, इन्होंने आगे क्या मुंतकिल किया है। एएच कारदार और उनके दौर के लोगों ने, मरहूम ने पाकिस्तान के क्रिकेट को एक ऐसी बुनियाद फराहम की जिसके ऊपर इन लोगों ने दुनिया में नाम मकाम बनाया, इज्जत शौहरत दौलत सब कुछ इनको दी। इन्होंने आगे क्या दिया है, इनसे पूछा जाना है। इनको ये नहीं पूछा जाना शुएब अख्तर नाराज़ हो जाएगा, वसीम अकरम नाराज़ हो जाएंगे, इंजमाम साहब नाराज़ हो जाएंगे, शुएब मलिक को बुरा लगेगा, सईद अजमल जो है ना उससे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है, सलीम मलिक साहब नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है, वकार यूनुस को अच्छा नहीं लगेगा अगर इसके बारे में बात की जाए, जनरल तौकीर जा को बुरा लगेगा, ज़का अशरफ को बुरा लगेगा, सेठी साहब नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है, मोहसिन नकवी साहब नाराज़ हो जाएंगे। अगर तो आपने लोगों को खुश करना है तो फिर क्रिकेट नहीं बचनी। हाफिज साहब, मैनेजमेंट से हटके हमारे खिलाड़ियों के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि उन्होंने भी क्रिकेट को लेकर चलना है, उनकी परफॉर्मेंस में भी तो कमी नजर आ रही है। तो इसका फैसला मैंने करना है, इसका फैसला मैंने तो नहीं करना ना, जिन्होंने फैसला किया उनसे पूछे। लेकिन खेलना तो खिलाड़ियों ने खुद है ना मैडम, यही तो बात हो रही है। जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट की सप्लाई लाइन तोड़ी है उनको कटहरे में खड़ा करें। अगर बाबर को पता होता ना पीछे 3 लगे हुए हैं तो भाईजान नखरे कोई नहीं करता। ये बहुत फिर कोई नखरे नहीं करता। शाहीन को पता हो ना, नसीम को पीछे 35 बैठे हुए हैं। मैं एक क्यों नहीं वसीम अकरम और वकार यूनुस बाहर बैठते थे, इसलिए नहीं बैठते थे भाईजान। अगर एक सीरीज के बाहर बैठ गया ना, उसने 30 आउट कर देने, मुझे लोगों ने भूल जाना है। वो क्यों एक विकेट जब लेता था कोई पार्टनरशिप तोड़ता तो वापस फौरी कि इसको दोबारा मौका मिला कि सारे आउट कर देगा, तो मुझे कौन याद रखेगा। सही बात, ठीक है, शेर एक ही होता है। ये जब पीछे लगे होंगे ना लोग तो फिर उनको दिमाग में चलते रहते हैं हर वक्त। बिल्कुल ठीक है भाईजान, मुझे मौका ना मिला, अगर मैं नहीं हूं, मेरे पीछे 35 और हैं, वो ला देंगे उनको। ये क्यों बार बार रिजवान, देखें ये डिबेट जो है ना गलत तरफ जाती है। रिजवान बाबर नंबर 4, आप मुझे बताएं कि इन लोगों को कहें कि यहाँ बैठें और बात करें कि नंबर 4 पर रिजवान कैसे कामयाब हो सकता है या पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है। उसकी तो क्रिकेट सर्कल की है। उसने तो 60 में से अपने अगर 70 रन बनाने हैं पाकिस्तान ने, 30 रन उसने सर्कल में करने हैं।
अगले 30 उसने 4, 5, 6 ओवर्स में और करने हैं। जब 10 ओवर्स के इख्तिताम पे जाएगा, उसने 25 बॉल लिए होंगे, 25 में से उसने 40 रन किए होंगे, तो वो तो 10 ओवर्स के इख्तिताम पर अपने 40-50 रन बना के बैठा होगा। अपने तो बन जाएंगे, जैसे 30,000 रन हो गए। टीम कहाँ पर जाती है? पूछने की बात यह है, नंबर 4, 5, 6 इन जगहों पर आपके बैट्समैन क्यों नहीं है? कहाँ है वो सिलेक्शन कमेटी? कहाँ है वो कोचिंग स्टाफ? कहाँ है वो डेवलपमेंट का काम करने वाला? उससे पूछें। शाहीन, नसीम, हारिस, पाकिस्तान के पास मुतबादल क्या है? ना कोई नई गेंद करने वाला है, ना कोई पुरानी गेंद करने वाला है। इनसे, ये जो आज सारे बैठे हुए ना क्रिकेट वाले, इनसे पूछें 80s में, 90s में वो कोई अगर कोई किसी के बारे में पूछता, यार वो कैसा बंदा है, किसी भी बंदे के बारे में ना, मतलब अब शुमाली लाहौर में, जनूबी लाहौर में, वहाँ का कोई क्रिकेटर मशहूर होता था ना, वो यार इनकी खासियत की गई है, यार नवा बॉल बड़ा चंगा करता है। इसी के साथ हाफिज साहब, हमें मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने ज्वाइन किया है, तज्जिया अपना शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हाफिज साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरे आमिर नजीर साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब, अभी बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू जारी थी इस हवाले से अकेले कि हाफिज साहब ज़रा थोड़े से जज्बाती हो रहे थे। उनका कहना ये था कि जिस तरह से नंबर तब्दील किया जा रहा है और इस पर बाकायदा तौर पर एक बहस जारी है कि मोहम्मद रिजवान को चौथे नंबर पर आना चाहिए, जबकि बाबर आजम भी इस हक में नहीं हैं, तो आपकी हमारी क्रिकेट के साथ जिस तरह से ये सलूक किया जा रहा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि बाबर आजम और मैनेजमेंट एक पेज पर ही मौजूद नहीं है? मीरब, सबसे हैरान कुन बात यह है कि टीम के जो सीनियर टीम मैनेजर हैं, जो कि गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर भी हैं, वहाब रियाज, उनको इतना तजुर्बा नहीं है। एकदम से वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आ गए, पाकिस्तान क्रिकेट के क्या सफेद के मालिक बन गए। आपने देखा होगा तीसरे T20 में जब पाकिस्तानी टीम हार रही थी तो वहाब और यूसुफ मिलकर डिस्कशन कर रहे थे। जब इन लोगों के हाथ में क्रिकेट आ जाए, और यूसुफ तो अपनी नौकरी के चक्कर में कुछ बोल ही नहीं रहे, वो यहाँ एडजस्ट हो गए एज अ बैटिंग कोच, और गालिबन उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि आप इंग्लैंड, आयरलैंड और अमेरिका भी जाएंगे, तो कौन फिर बोलेगा? मेरे ख्याल में इन लोगों को, हालांकि यूसुफ का तजुर्बा है, 90 टेस्ट मैचेस वो पाकिस्तान की जानिब से खेले, 250 से ज्यादा वनडे खेले, उन्हें तजुर्बा है, कुछ चंद T20 भी खेले। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो ब्रेन है, जो कि जिनको हम कहते हैं कि ब्रेन चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, ये कुछ सोचने समझने की सलाहियत से बजाय महरूम नजर आते हैं। और अब आप देखें कि टीम में फिटनेस के मसाइल हो रहे हैं। पहले आजम खान अनफिट हुआ, अब अगर ये रिजवान को जबरदस्ती खिलाते हैं तो ये उसके साथ ज्यादती करेंगे, क्योंकि आपको जाकर के इंग्लैंड में खेलने T20 और आयरलैंड में, और वर्ल्ड कप से पहले आप देखें एक टीम जिसको हम C टीम कह रहे थे, उसने आपको बिल्कुल वन साइडेड मैच हराया। तो मेरे ख्याल में वहाँ जिस तरह से रिजवान का ये चक्कर है कि रिजवान, आपको पता है कि जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी न्यूजीलैंड के दौरे में, उन्होंने तो ये कहा था कि वो इंटरेस्टेड ही है कि वो इनिंग्स ओपन करें, और पीछे टूर पे इन्होंने इनिंग्स भी ओपन की थी। लेकिन अब चूंकि बाबर एज अ कैप्टन आ गए तो रिजवान को नीचे ला रहे हैं। अभी वाकई में ये बहस जारी है। उस्मान खान को इन्होंने फुटबॉल बनाया हुआ, उसका नंबर ही नहीं है, 5वें नंबर पर आप उसे भेज रहे हैं। उसने अपनी कश्तियां जला दी हैं, और यहाँ पर वो पहले मैच में 7, दूसरी में 5 बना सका, उस पर भी प्रेशर है। मेरे ख्याल में अब इन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या आपका मिडिल ऑर्डर मीरब बहुत कमजोर है। मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद है, इरफान नियाजी का इतना तजुर्बा नहीं है। अभी तो ये एक ना तजुर्बाकार बॉलिंग अटैक के खिलाफ हम इतना स्लो खेले, तो अगर कोई तजुर्बाकार टीम आएगी वहां पर क्या होगा? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब टीम मैनेजमेंट को देने होंगे। बेग साहब, लेकिन हमारे प्लेयर्स तो एक दूसरे की खासी तारीफ करते हैं। अभी मैं देख रही थी शाहीन शाह अफरीदी का कहना था कि बाबर आजम जो है वो डॉन ब्रेडमैन के साथ वो उनको मुशाबत दे रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? यही तो अलमिया है कि बग़ैर अच्छी तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर क्या सूरत हाल है ये तो हमें पता है ना कि किस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी दिल बर्दाश्त से कप्तानी छिन जाने के बाद क्या वो बाबर से खुश होंगे? अल्फाज जो है वो या तो पीसीबी डलवाता है उनके मुंह में, या वो खुद कहते हैं, या मसलहतन कहते हैं। तो मसलहतन अगर कहते हैं तो कोई फायदा नहीं है ना, जो फैक्ट है उसको तस्लीम करें। तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें अब आज पीसीबी ने वीडियो जारी कर दी, मैच आप हारे हुए, चाय बना के दे रहे हैं अबरार अहमद, मौसम एंजॉय हो रहा है। हाँ, अपने खेल पे तो कंसंट्रेट करो। होटल कमरे में बुला के साइम अयूब, उस्मान खान, जमान खान और इफ्तिखार अहमद को चाय बनाकर पिला रहे हैं। इनका असल काम खेलना है, चाय बनाकर पिलाना नहीं है। तो अब अमाद वसीम को आपने बिठाया हुआ है, 3 T20 हो गए,
तजुर्बे करेंगे। अगर ये टीम आपको हरा गई तो और शोर मचेगा, क्योंकि उनका मोराल अप है। तो अब देखें आगे क्या होता है लाहौर के मैचेस में। अच्छा बेग साहब, ये जो रोटेशन पॉलिसी का नाम दिया गया है, जिसमें रोटेट तो वो प्लेयर्स हो रहे हैं जो 4 साल के बाद आए हैं टीम में, जो 4 साल से खेल रहे हैं वो तो अपनी जगह पर, उनकी तो रोटेशन नहीं हो रही है। तो ये किस किस्म के फैसले कर रही है टीम मैनेजमेंट? और आपको लगता है कि ये वक्त है कि आप ये फैसला ये सोचने बैठ जाएं कि वर्ल्ड कप में रह गए हैं 4 हफ्ते और आप ये देख रहे हो जी कि कौन ओपन होगा, कौन वन डाउन होगा, सेट चीज़ों को छेड़ने का? ये कोई रॉकेट साइंस है जो कि समझ में नहीं आ रही। अगर महमूद साहब, आपको याद होगा, इमरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जनाब हम जो है बाबर आजम को भी रेस्ट कराएंगे। आप करा के देखें ना, 2 मैचेस में मैं देखता हूँ 2 मैचेस में करा ही नहीं सकते ही रेस्ट। 2 को तो वैसे ही रेस्ट मिल गया। हाँ, वो इस तरह की चीजें अब नहीं कराते, अब नहीं कराते। जीता हो जाता फिर था। तो मैं हैरान हूँ जिस तरह की पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की है। रोटेशन, आप सही कह रहे हैं, आमिर को एक मैच खिला के बैठा दिया, वो रोटेशन हो गई। इमाद वसीम को आप खिला नहीं रहे, तो कौन सी, सारे वही प्लेयर खेल रहे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते चले आए। कौन सी नई चीज की है इन्होंने? 2 नहीं थे, उस्मान है, इरफान है, यही नई चीज है मेरे ख्याल से। तो क्या कह रहे हैं आमिर? मैं कह रहा हूँ इकबाल भाई, उस्मान आया, इरफान है, यही नई चीज है, बाकी तो पुरानी है। बाकी वही है, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो जो गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर है वहाब रियाज साहब, उन्होंने क्या टीम मुंतखब की है। वो सीनियर टीम मैनेजर भी बने हुए हैं, तो उनको चाहिए ना सोचे कि क्या कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने टीम मुंतखब की थी, जिसमें उन्होंने बाबर आजम को कप्तान से हटाने में वो भी शामिल थे। जब बाबर आजम को कप्तान से हटाया उनके स्टेटमेंट से, तो अब क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट किस स्टंप में जा रही है, क्योंकि चेयरमैन साहब के पास वक्त नहीं है। वो अपनी उनकी सरकारी मसरूफियात इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने, लगता है लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वहाब रियाज के हाथ में कमान दे दी है कि आप सब कुछ करें, वहाब रियाज अपनी मर्जी के शॉट खेल लें, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदे के बजाय नुकसान ही हो रहा है। ठीक हो गया बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और आपकी कीमती राय का। जिस तरह से अभी बात हो रही है क्रिकेट की और बेग साहब ने बताया है, तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। वैसे थोड़ी सी गुफ्तगू से हट के बात है कि अभी इंग्लैंड स्टेडियम्स का भी कहना था कि वो तैयार हैं पाकिस्तान और भारत के टेस्ट के लिए, जिस तरह से रोहित शर्मा ने ख्वाहिश की। मेरा सवाल एग्जैक्टली ये है कि क्या हम टेस्ट भारत के साथ खेलने के लिए तैयार है? हमसे तो T20 नहीं खेला जा रहा ठीक से। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं, हमारा रिकॉर्ड भी अच्छा है। मगर ये आप देखें, जब इंग्लैंड कह रहा है कि हम मेजबानी के लिए तैयार है, देखिए जैसे कल हाफिज साहब बता रहे थे ना कि कोई विंडो नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई सीरीज वो भी मनसूख हो जाएगी। देखिए हर कंट्री चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हमारे कंट्री में हो, उनका ब्रॉडकास्टिंग होगी, उनका कितना पैसा कमाएंगे, वो कितनी पूरी दुनिया में क्रिकेट देखी जाती है, अरबों रुपए। आप ये देखें हर कंट्री कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी चाह रहा है, इंग्लैंड भी चाह रहा है, UAE भी चाह रहा है, सारी दुनिया चाह रही है। मगर देखिए पाकिस्तान है, हमें मानना पड़ेगा, पाकिस्तान ने नाम कमाया हुआ है। देखिए हार जीत होती है, हमें नुकसान हो रहे हैं, अभी तक मैंने पहले कहा हमें नुकसान हो रहे हैं, अभी तक हो रहे हैं, मगर हमने इनको अब खत्म करना चाहिए। ये मीरब जो आपने इंग्लैंड की बात की है, उन्होंने 2, 3, 4 वेन्यूज अपने बताए हैं कि वो उसको होस्ट कर सकते हैं। लॉर्ड्स, मैनचेस्टर, ठीक है, एडवेस्टन में, ये वहाँ सारे इंडियन और पाकिस्तानी मैनचेस्टर में और ठीक है। ये ना हर किसी को नजर आता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच टेस्ट मैच भी होगा। पाकिस्तान इससे पहले न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर इंग्लैंड को इस्तेमाल कर चुका है 2010 में। ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस खेले थे। दुनिया का हर मुल्क ये चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के टेस्ट मैचेस उनके यहाँ खेले जाएं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इतना ज़्यादा पैसा आना है उस मुल्क में, हज़ारों लोग पाकिस्तान से, हज़ारों लोग इंडिया से सफ़र करेंगे उस मुल्क में, और उसके बाद जो मकामी लोग वहाँ पर होंगे दोनों मुल्कों से। और ये सिर्फ दोनों मुल्कों के नहीं है, आपको लोकल क्राउड बहुत नज़र आएगा जो क्रिकेट देखने वाले हैं इंग्लैंड में। इसलिए ये ख्वाहिश है। ऑस्ट्रेलिया तो 2-3 मरतबा इससे पहले इसका इजहार कर चुका है, अब इंग्लैंड ने भी इससे पहले किया, इंग्लैंड ने अब दोबारा कहा है, क्योंकि वो जो उनका जो गुफ्तगू की थी रोहित ने, वो माइकल वॉन के साथ गुफ्तगू कर रहे थे उस पॉडकास्ट में जहाँ पे वो बैठे हुए थे। तो इस वजह से चूंकि इंग्लैंड के कप्तान रहे हैं माइकल वॉन, ठीक है, तो फिर इंग्लैंड में एक ये बहस जरूर थी कि किस तरह से ये हो क्या सकता है। तो ये जब कभी भी होगा, दुनिया के किसी भी मुल्क में होगा, बुनियादी तौर पर तो ये पाकिस्तान की सीरीज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान को इंडिया में खेलनी चाहिए, जो कि दुनिया भर में होता है। अगर आप एक उसको तोड़ना चाहते हैं दरवाज़ा के पहले दरवाज़ा टूटे, तो आप किसी और जगह पर खेल कर अपने मुल्कों में वापस आ सकते हैं, लेकिन ये कब्ल अज़ वक्त होगा इस बारे में कुछ भी कहना, क्योंकि जून के आखिर तक या जून में इंतखाबात होंगे मुकम्मल और ऐलान होंगे भारत में जो भी नई हुकूमत बनती है,
उसके बाद कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी कि किस तरीके से। लेकिन ये जो ऐन उस वक्त पे शुरू हुई हैं कि शायद अगर कुछ इंतखाबात हुकूमत में तब्दीली आती है तो पाकिस्तान और भारत के जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी होगी और पाकिस्तान और भारत की टीमें कहीं ना कहीं दुनिया में आमने सामने आएंगी। लेकिन हाफिज साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से BCCI जैसा बोर्ड जो है वो क्या अलाउ करेगा कि पाकिस्तान जाए? मैडम, जब क्रिकेट ये तो तीन ही हुकूमतों वर्ल्ड ने कप- फैसला कर लिया ना कि क्रिकेट होनी है, BCCI की क्या है? क्या है? उधर से चिट्ठी आनी है, फोन आना है, सब रेडी, क्रिकेट खेलना है भाई, स्टेडियम रेडी, ग्राउंड रेडी, सब क्रिकेट शुरू हो अच्छा, जाएगी। इस क्रिकेट का मजा भी तब आना है जब मुकाबला टक्कर का हो, वन साइडेड मुकाबला। अगर देखिए, पाकिस्तान और टक्कर भारत वक्कर का की भी बात होगा जो है तो ना, उसमें जब आप खत्म हो टेस्ट जाएगी क्रिकेट की तसल्सल। बात करेंगे ना तो पाकिस्तान उतना अच्छा नहीं है ये। लेकिन उसका देखिए बात यह है कि जब पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलेगा ना हाँ। और हारेगा, अगर हारेगा फिर सीखेगा नहीं, फिर लोग कान पकड़ेंगे कि जो 4 साल से पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ वो जो दबाव आएगा ना इंडिया से हारने का, वो पाकिस्तान के क्रिकेट करने वालों को, करवाने वालों को, इसके फैसले करने वालों को दिमाग जो है ना उनका हिलाएगा। और उसके बाद हो सकता है चीज़ें संजीदगी के साथ देखी जाए। मैं आज फिर आपको बताता हूँ कि ये जो खिलाड़ी 8 महीने से पाकिस्तान के क्रिकेट खेल रहे हैं ना और जो इनके साथ काम कर रहे हैं, इन सबको कोई पता नहीं चल रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? 8 महीने तक अगर दुनिया का टॉप प्लेयर फॉर्म में ना होना और बात होती है, गलतियों को दोहराना और बात होती है, ख़राब क्रिकेट खेलना और बात होती है। देखिए, जब आप अनलकी होते हैं ना या आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपके आउट होने के तरीकाकार और होते हैं। बिल्कुल ऐसे आपका रिदम अगर ख़राब हो तो आपकी बॉलिंग और होती है। ठीक है, ये बहुत सारी नजर चीज़ें रखने वालों को समझ आ रही होती है ना, आ रही होती है। आमिर नदीर साहब को भी समझ आ रही है, दुनिया को भी समझ आ रही है। तो ये बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट दुनिया देखना चाहती है। जहाँ कहीं भी होगी, बेहतर यही है कि पाकिस्तान अपने मुल्क में मेज़बानी करे भारत की और भारत अपने मुल्क में मेज़बानी करे पाकिस्तान की। और सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट का मज़ा है वो इन्हीं 2 मुल्कों में क्रिकेट देखने वालों को आएगा। और अगर पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती है तो दुनिया भर से लोग पाकिस्तान सफ़र करेंगे, और इंडिया में होती है तो उस वक्त भी दुनिया भर से लोग इंडिया का सफ़र करेंगे। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, अभी जैसे हमें कॉलर आया था और उनका सवाल था कि नए टैलेंट की बात वो कर रहे थे, उनका जवाब भी प्लीज़ दे दें। देखिए, टैलेंट वैलेंट तो कोई नहीं है ना। अभी ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट कम हुई है गुज़िश्ता चंद बरसों में, और टैलेंट हमारा ये है कि मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट वापस लेना पड़ी है। टैलेंट हमारा ये है कि इमाद वसीम से दरख्वास्त करना पड़ी है। अफरीदी भी टैलेंट ये है कि दरख्वास्त करना पड़ी है कि दरख्वास्त करना पड़ी है कि भाईजान आप भी रिटायरमेंट वापस ले लें। टैलेंट हमारा ये है कि एक शख्स का अच्छा भला टैलेंट की बात कर रहे हैं, अच्छा भला कॉन्ट्रैक्ट था UAE में, उसका सत्यानाश करके उसको पाकिस्तान में क्रिकेट में लेके आए हैं, और उसको जो है उसका वो नंबर नहीं मिलेगा। उसका भी जो अल्लाह करे कि उसकी जो आने वाली क्रिकेट है उसमें वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे। अगर टैलेंट हो ना, टैलेंट अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। टैलेंट था 80s की क्रिकेट में आप जाएंगे ना तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे 80s में 90s में जो टीम में नहीं आ सके लेकिन उतने ही अच्छे थे जितने टीम में खेलने वाले थे, उतने ही अच्छे थे, उतने ही अच्छे जितने टीम में खेलने वाले थे। ठीक है, अकरम रज़ा पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर थे। कितने थे? क्या थे? ऑफ स्पिनर। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले हैं बहैसियत क्या उसको कहते हैं, एक ऑफ स्पिनर की हैसियत से। अब टैलेंट की मैं जब आप बात करते हैं तो उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ, वो इस तरीके से है। ये है अकरम रज़ा, इनका आपने प्रोफाइल खोल लिया, जब आप इनके नंबरों को देखते हैं ना तो आपको हैरानी होगी कि इनके 9 टेस्ट मैचेस हैं, फर्स्ट क्लास में 215 मैचेस हैं, और फर्स्ट क्लास में इन्होंने 5971 रन किए हुए हैं। इनको कोई ऑलराउंडर नहीं कहता, ऑफ स्पिनर कहते हैं। ये ऑफ स्पिनर हैं। ऑफ स्पिनर। और आज आप अपनी पाकिस्तान की टीम को उठा के देखेंगे ना तो 35 रन करने वाला और 2 विकेटें लेने वाला ऑलराउंडर माना जाता है। कल जायसवाल ने 100 किया है, जायसवाल ने कल 100 किया है, वो भी टैलेंट है। पाकिस्तान का टैलेंट साइम अयूब है, उसके 100 देख लें, उसकी परफॉर्मेंस देख लें। उसके 17 मैचेस हैं T20 में, इसके 15 मैचेस हैं T20 में, उसके 500 से ज़ायद रन हैं, उसका 2 अभी उसने डबल सेंचुरियाँ की हैं इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में। टेस्ट मैच डेब्यू हुआ, 170 से ज़ायद रन स्कोर किए वेस्ट इंडीज़ में, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। ठीक है, आप उस ट्रैक पर ही नहीं हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब ने जिस तरह से बात की है, जिस तरह से कंपैरिजन किया है, कह लेगा रोंगटे खड़े हो गए हैं कि वाकई में इतना नहीं, बड़ा ये रोंगटे खड़े होने से ना लोगों के ज़्यादा इनके दिमाग खुलने की ज़रूरत है। दिमाग खुलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे शो का वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है। वक्त शो बंद हो रहा है, दिमाग खुल रहे हैं।
तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक रैपिड फायर कर लिया जाए। आमिर साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी। आपने जिस तरह से क्रिकेट देखी और बहुत करीब से देखी, तो ओडीआई का अगर शेर माना जाए, एक तरफ भारत एक तरफ पाकिस्तान, किसको कहेंगे? लेकिन ये एक वक्त था कि पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी था। हाँ, उसके बाद 5-6 साल हुए हैं कि पाकिस्तान का पलड़ा जो है थोड़ा सा कमज़ोर हुआ और इंडिया ने उस पर काम किया। हाँ। और वो अभी हमारे से ऊपर है। ठीक है, तो आप कौन से प्लेयर को शेर समझते हैं ओडीआई का? देखिए, ओडीआई का तो विराट कोहली है और हमारा ही तो बाबर आजम। क्या बात है, ज़बरदस्त। टेस्ट का टाइगर अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया ही जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान और भारत में से कोई खास प्लेयर? वही आएंगे जो बार बार हैं, बाबर ही हैं जी। मेरे अभी तक जो रीजन दे रहे हैं वो बाबर आजम से बड़ा कोई प्लेयर नहीं अच्छा, है। T20 में किसको समझेंगे? करंट जी, मैं तो शुभमन गिल को। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। यानी T20 का टाइगर, लायन, लेपर्ड, जो भी कह लें, शुभमन गिल आप उसको समझते हैं। हाफिज साहब, आपसे जानना चाहूँगी, ऐसा बॉलर जो खतरनाक समझते हैं आप, पाकिस्तान या इंडिया? देखिए, आप हार्दिक जो है ना, जसप्रीत बुमराह, हाँ, वो एक कंप्लीट पैकेज है हर तरह के क्रिकेट में, वनडे में, T20 में और टेस्ट मैचेस में भी। ज़बरदस्त। पाकिस्तान, शाहीन थे, शाहीन इंजर्ड होने के बाद वो शाहीन नहीं है। हाँ, नसीम शाह इंजरी जो है वो उनको तंग करती रहती है। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट खेलता कम है। पाकिस्तान ने समझ लिया है कि शायद T20 क्रिकेट ही ओढ़ना बिछोना है, इसी से सब कुछ मिलता है। हाँ। क्रिकेटर्स खुद भी जो हैं वो, पाकिस्तान तो अपने टेस्ट मैचेस छोड़कर T20 ले लेता है। पाकिस्तान के पास ये स्किल्ड बॉलर हैं। कल भी आपने इसका सवाल किया था कि अच्छे बॉलर्स का, अब ये इस वक्त इनकी कारकर्दगी वो नहीं है कि आप इनको ये कह सकें। ये बासलाहियत है दोनों। हाँ, लेकिन नसीम कहीं शाह ना बहुत कहीं- अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरजीहात वो नहीं है जो इंडिया की तरजीहात हैं अपने प्लेयर डेवलपमेंट के हिसाब से। पाकिस्तान की वो तरजीहात नहीं है। नसीम बहुत अच्छे आपको लगते हैं, शाहीन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक पाथवे जो है पाकिस्तान का और इंडिया का मुख्तलिफ है। इसलिए दोनों की जो मतलब एक ग्रोथ है ना, एक नशो नुमा होती है आपकी। आप एक माहौल, ख़ास किस्म के माहौल में पलते बढ़ते हैं आप, हाँ। फिर उसके बाद जवान होते हैं, बड़े होते हैं, आप दुनिया के सामने चमकते हैं, उसका बड़ा फ़र्क है। हाफिज़, अब इसी तरह बैटर की बात की जाए तो इंडिया पाकिस्तान दोनों में से कौन सा बेहतरीन बैट्समैन समझते हैं? देखिए, अगर आप मुख्तलिफ वक्तों में, ये हैं मुख्तलिफ वक्तों में, नहीं, अब अभी स्पेसिफिक किस वक्त में अगर आप बात करते हैं, इस वक्त में तो देखिए विराट कोहली, मतलब अगर आप उसको देखते हैं तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर नजर आता है। हाँ, exactly। और उसके साथ उसका और जो कॉम्बिनेशन है ना रोहित शर्मा का, रोहित ये शर्मा बहुत का कम बेहतरीन है। मुल्क होते हैं। सौरभ मतलब गांगुली ने भी कहा है। एक टाइम में गोर्डन ग्रेनी जो डेस्मंड हेल जो होते थे ना, उनकी वो partnership दोनों होती है। दोनों ओपन करते थे। लेकिन अगर आप इस क्रिकेट में, आज इंडिया के क्रिकेट में देखते हैं ना, तो डेस्मंड हेन्स और ग्रेनिज का किरदार मुख्तलिफ नंबरों पर ये किरदार अदा करते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो ये सौरभ इंडिया, गांगुली ने भी कहा है कि वो वर्ल्ड कप में एज एन ओपनर भी देखना चाहते हैं। देखिए विराट को? हाँ, विराट और ये एक गांगुली जो है ना, एक बड़े वो हैं, जहनी तौर पर वो बहुत मजबूत Fine, हैं strong, और वो देखते हैं चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में, सर्कल के इस्तेमाल के हिसाब से। लेकिन उसमें आप देखें कि मुख्तलिफ वक्तों में उनका ये ख्याल यकीनी तौर पर ये होगा कि इंडिया के पास नीचे बैट्समैन ऐसे हैं हाँ। जो उसके पास स्टेबिलिटी की तरफ भी जा सकते हैं और एंकर भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखें कि जब कभी भी मैच आएगा ना, जैसे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उस किस्म की सूरत हाल में हाँ, आपको विराट कोहली का मुतबादल कोई नहीं है इंडिया कोई के नहीं मिल पास। सकता। वो वहाँ से वही खिलाड़ी निकाल सकता है जो इतना ज़्यादा ज़हनी तौर पर मजबूत हो जितना कि विराट है, और उस तरह का भी कोई नहीं है। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, लास्ट क्वेश्चन, इंडिया में अगर देखा जाए तो बेहतरीन कैप्टन कौन है? करंट नहीं, ये ओपन क्वेश्चन है। लो जी आप। देखिए, मुख्तलिफ वक्तों में है। हाँ। अजहरुद्दीन भी बहुत अच्छे थे, ठीक है, और जो असल में चेंज आया ना इंडिया के क्रिकेट में, वो सौरभ गांगुली की वजह से आया। बिल्कुल ऐसे ही और है। धोनी। और उसके बाद जो एक चीज़ें सेट की ना गांगुली ने, हाँ, उसको फिर राइट डायरेक्शन में Continue आगे लेके गए महेंद्र सिंह धोनी, और फिर उसका फ़ायदा हुआ इंडिया के क्रिकेट को। लेकिन जो चेंज लाए ना कि हमने अवे जीतना है जाके, हाँ। हमने गैर मामूली क्रिकेट खेलनी है, फिर उनके आप देखें कि जो उन्होंने काम किया उनके थिंक टैंक ने कि हमें फास्ट बॉलर्स को पैदा करना है, फास्ट बॉलर्स आगे लाने हैं, फास्ट बॉलर्स आगे लाने हैं। वक्त के साथ साथ आप देखें कि वो मीडियम पेस बॉलिंग से जेन्युइन पेस की तरफ भी गए। आप ईशांत शर्मा को देख लें, उमेश यादव को देख लें, ज़हीर खान को देख लें,
फिर अभी आप देखें कि जसप्रीत बुमराह के ऊपर उन्होंने काम किया, वो आए जो उन्होंने अकेडमी लगाई। फिर अभी भी उमरान मलिक और मयांक यादव देखें, वो बिल्कुल नए हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों का आने का मतलब ये है कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमने एक्सप्रेस पेस की तरफ जाना है। हमारे यहाँ एक्सप्रेस पेस जो है वो हमारा जो मयार था वो 150 प्लस था। अब हम 135-40 पे हो खुश हो जाते हैं। दुनिया ये उससे कुछ आगे भी नहीं निकलेगी। आपको हमेशा ऊपर देखना होता है, टॉप लेवल के ऊपर अपनी जो चीज़ें हैं वो सेट करनी हाफिज होती साहब, हैं। रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन कैसे देखते हैं? बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी टीम को लीड किया है, प्रोएक्टिव हैं, अटैकिंग फील्ड की तरफ जाते हैं, कुछ गैर मामूली करने की सलाहियत रखते हैं। बिलखुसूस जो वो फील्ड प्लेस करते हैं ना खिलाड़ियों के लिए विकटें लेने के लिए, वो लगता है कि वो हर वक्त चाह रहे होते हैं कि विकटें मिलें और मैच ख़त्म हो। अनलकी रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए। इंडिया जीत सकता था वर्ल्ड कप, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया या ऑस्ट्रेलिया का जो दुनिया की दीगर टीमों में फ़र्क है वो यही है कि वो बड़े दिन के ऊपर ना बहुत बड़ी शानदार क्रिकेट खेलते हैं। 99 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान हारा था, तो देखिए वो पाकिस्तान को वो वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था, वो किसी और लीग मैच में पाकिस्तान ने हराया था उसको, ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपका, आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब ने लास्ट में जो गुफ्तगू रोहित शर्मा के हवाले से किया, यकीनन बहुत खूबसूरत थी। एक बेहतरीन कैप्टन है और उनकी जो कैप्टनसी स्किल्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो हमें उनके मैचेस में नज़र आती रही हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो बहुत यानी भारत की एक जो क्रिकेट है उसको ऊपर लेके जाते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान से भी हमारे पास बेशुमार बासलाहियत प्लेयर्स मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं जो ओवरकम कर रही हैं, उनकी सलाहियतों पर हमारे प्लेयर्स अपनी सलाहियतों से उन कमज़ोरियों को कम कर दें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान का जो एक नाम था उसी नाम को आगे कंटिन्यू करें। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।